जब मैं आईआईटी गया, आप 2 साल मेहनत करके आए, तो वो एक मेरे लिए ना बिल्कुल एक एजुकेशन का मंदिर था। यहीं पे आइंस्टाइन होंगे, यहीं पे सारी चीज़ें हो रही होंगी, ऐसी बात हो रही होगी, कोई बोल रहा होगा E=mc² गलत है, कोई बोल रहा होगा ये उससे बेटर इक्वेशन है, E=mc² + 5 लगाएंगे, ऐसी बातें हो रही होंगी। कि जैसे आप ये लंदन, यूएस, जो भी हमारे इंडियंस रहते हैं, वहाँ पे पता है आप ज़्यादा भारतीय हो जाते हो। दिवाली आई, ऐसी दिवाली पे आप इतना काम दिल्ली में रह के नहीं करेंगे जितना आप लंदन में रह के करोगे। जैसे यूएस सबसे बड़ा बना वेब 1 में, चाइना सबसे बड़ा वेब 2 में, ऐसे ही इंडिया सबसे बड़ा बन सकता है वेब 3 में। सवाल तो लोगों को पूछना ही नहीं चाहिए कि क्या वेब 3 बनेगा, मेरे हिसाब से तो वो हो चुका। दोस्तों, जो लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं ना, हमेशा फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं एज कंपेयर टू देयर फ्रेंड्स। यानी कि जब हर कोई प्रेजेंट को स्टडी कर रहा रहता है, फ्यूचर मिलियनर्स, बिलियनर्स, करोड़पतिस हमेशा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर रहे होते हैं। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये चाहूँगा कि आप भी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करें। अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्टडी करें, वर्ल्ड वाइड स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्टडी करें, तो आप ये नोटिस करोगे कि वीसीज वेब 3 पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वेब 3 होता क्या है? वेब 3 बेसिकली न्यू इंटरनेट का फॉर्म है। आपने क्रिप्टो का नाम सुना होगा, एनएफटीज का नाम सुना होगा, मेटावर्स का नाम सुना होगा। अब इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानिए इस पॉडकास्ट के थ्रू मेटावर्स एक्सपर्ट अंशुल रुस्तगी के साथ। अंशुल रुस्तगी फाउंडर है ज़ायोनवर्स के, और जितना इस इंसान को एनएफटीज, मेटावर्स, क्रिप्टो के बारे में पता है ना, शायद बहुत कम लोगों को इतनी जानकारी होगी। इनके साथ 2 सुपर हिट इंग्लिश पॉडकास्ट बनाए हैं जहां मैंने बहुत ज़्यादा सीखा, और मैंने सोचा कि यार भारत के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्री में इंटरनेट पर होनी ही चाहिए। आज का एपिसोड एंजॉय कीजिए, आज का एपिसोड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि साथ साथ हम मिलकर बनाएं इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मिलियनर्स एंड बिलियनर्स। दिस इज अंशुल रुस्तगी ऑफ ज़ायोनवर्स ऑन द रणवीर शो। आज हमारे साथ है एक आईआईटीएन जिन्होंने आईआईएम में भी पढ़ाई की और फिर यूके गए। ही वर्कड इन अ टॉप हेज फंड, यहाँ लौट आए इंडिया में और अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किए। फाइनली आप एक वेब 3 एंटरप्रेन्योर बन चुके हो। अंशुल रुस्तगी जी, वेलकम बैक टू द रणवीर शो हिंदी। धन्यवाद रणवीर जी, बहुत मज़ा आता है आपके साथ बात करके हमेशा। सेम एंड यहाँ पे भी बड़ा मज़ा आएगा आज बात करके फिर से। सेम आपके जो 2 इंग्लिश पॉडकास्ट आपने जो हमारे साथ किए, वो बहुत सुपर हिट पॉडकास्ट बन गए। धन्यवाद। मेटावर्स स्पेस में, वेब 3 स्पेस में। आपने जस्ट बाहर हमारी बैल्कनी में हमें एक चीज़ बताई थी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टार्टअप स्पेस के बारे में। जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी यंग बिजनेस फोक्स, यंग छोड़ो, जो भी बिजनेस फोक्स है, एंटरप्रेन्योर्स है ऑफ एनी एज, दे ऑल शुड नो व्हाट यू टोल्ड मी आउटसाइड। तो आपने क्या कहा मुझे तो मैं बाहर? आपको बता रहा था कि 2019 में जब कोविड का लॉकडाउन आया, हाँ। उसके बाद ऑब्वियसली सारा मूवमेंट डिजिटल की तरफ गया। तो वीसी फंडिंग बहुत हुई। हमने अपने कंट्री में भी देखा है कि बहुत वीसी फंड्स आए, बहुत फ्लोइंग हुई है। अब जब से इस साल, जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर भी हुआ, हमने देखा स्टॉक मार्केट्स भी गिरी। अब जो एक्चुअली वीसी फंडिंग है वो काफ़ी कम हो गई है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत सारी स्टार्टअप्स अनफॉर्चुनेटली फायरिंग कर रही हैं, हज़ारों लोगों को एक ही टाइम में फायर हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो वेब 3 की अपॉर्चुनिटी है, जो स्टार्टअप्स और वीसीज हैं, वो एक्चुअली अभी भी बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं जा रही। इवन दो जो ट्रेडिशनल वेब 2 वाले स्टार्टअप्स हैं, उनमें बिल्कुल ड्राई अप हो रही है फंडिंग। वेब 3 की फंडिंग में ऐसा कुछ अभी मुझे नहीं दिख रहा है। हमने इनफैक्ट अभी $4.5 मिलियन रेस किए हैं। क्रेजी। जिसका वीसी है एक यूएस की वीसी, कोर्टसाइड। उसने इस राउंड को लीड किया। हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर आए हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वेब 3 का ये जो मोमेंटम है वो अभी तक है। जिन लोगों को वेब 2 और वेब 3 का अंतर नहीं पता, वो जल्दी से आप समझा सकते हैं कि क्या होता है वेब 1, वेब 2, वेब 3 क्या होता है? तो वेब 1 था हमारा जब इंटरनेट शुरू हुआ था 90s में। 1990 से 2004 तक। वेब पेज आते थे, हम सिर्फ देखते थे। हम कुछ नहीं कर पाते थे उस डेटा के साथ सिवाय पढ़ने के। फिर आया मोबाइल ऐप्स का ज़माना। उसमें जैसे आपका फेसबुक है कि आपने कमेंट लिखा, आपने एक पोस्ट लिखा, आपने कमेंट भी कर दिया, शेयर भी कर दिया, लाइक भी कर दिया, तो इंटरैक्टिव बन गया। मैं एकदम से उसके साथ इंटरैक्ट कर सकता हूँ और रियल टाइम में वो डेटा जा रहा है। अब वेब 3 का ज़माना है। आप अभी तक एक रेंटर थे, आपने
फेसबुक पे एक जगह ले रखी थी, फेसबुक उसको कंट्रोल करता था लैंडलॉर्ड की तरह कि आप ये करोगे तो बाहर कर देंगे, ये करोगे तो बाहर कर देंगे, आपका डेटा भी हम बेच देंगे। अब आप ओनर बन जाओगे, तो आपका ही डेटा आपके पास होगा, आपके पास ही अब एक ओनरशिप की तरह चॉइस होगी कि आप उसका क्या करो। अगर कोई आपको पैसे देता है, कुछ वैल्यू देता है तो डेटा शेयर करो, वरना मत करो। तो अब आप उस ओनरशिप पोजीशन में आ रहे हो। वो सबसे बड़ा चेंज है वेब3 का, जो मेरे हिसाब से 2021 लास्ट ईयर से मास मूवमेंट उसकी शुरू हो गई है। मतलब बेसिकली जब आप फेसबुक यूज़ कर रहे होते थे या जो भी स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, किसी और ने आपके लिए रूल्स बनाए हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे, बिल्कुल और जो भी चीज़ें आप उन प्लेटफॉर्म्स पर कर रहे हो, उन चीज़ों की डेटा उन लोगों के पास जाती है। जिन लोगों के पास डेटा होती है उन लोगों के पास पावर होता है, मतलब दे हैव पावर ओवर यू, आपके पास कम बिल्कुल। पावर है। पर वेब3 एक नया रेवोल्यूशन है टेक स्पेस में, जहाँ आपके जैसे बहुत सारे टेकीज को लग रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, किसी और को पावर और डेटा नहीं देनी चाहिए, अब अलग सिस्टम्स बनाएंगे। बहुत लोगों ने आपको कुणाल शाह के साथ कंपेयर किया इस पॉडकास्ट में, कहा कि हाँ वाइब मैचेस कुणाल शाह, Okay. विच इज़ अ वे ऑफ सेइंग आई थिंक दैट दे लव द पॉडकास्ट। तो पहले चलो IIT IIM के बारे में भी बातें करते हैं। आपको लगता है कि आपके लॉन्ग टर्म करियर में IIT IIM का रोल रहा है आपके दिमाग के लिए? नहीं, बिल्कुल रहा है। देखिए इसमें दो बड़ी चीज़ें हैं। चाहे एक हम सब ये बात मानेंगे जो शायद IIT IIM से हैं कि डिग्री का फ़र्क पड़ता है। एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि आप जिस स्कूल में गए हैं कॉलेज से पहले, वो जब आप एक बार कॉलेज आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट शायद कोई नहीं पूछता कि आप किस स्कूल से थे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अच्छा आप दिल्ली से थे, किस स्कूल से थे, हार्डली कोई पूछता है। लेकिन आप किस कॉलेज से हैं वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। तो IIT IIMs बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसका डेफिनेटली मुझे फ़ायदा मिला, क्योंकि उससे क्या है, डोर ओपनिंग हो जाती है। तो कहीं भी जाते हैं जो लोग पढ़ते हैं वो कहते हैं अच्छा वेरी गुड। तो जैसे मैं ये कहूँगा कि बिटकॉइन का एक प्रूफ ऑफ वर्क है कि आप कुछ तो किया आपने इसलिए आपको बिटकॉइन मिले, ऐसे ये एक प्रूफ ऑफ वर्क बन जाता है कि आपने कुछ तो किया अच्छा कि आपको IIT IIM की डिग्री मिल गई। मेरे साथ भी कुछ IITians काम करते हैं, एंड आई थिंक द वर्ड आई वुड लाइक टू यूज फॉर देम इज घिसाई। उन्हें घिसाई करने की इम्पोर्टेंस पहले से मालूम समझ में होती आती है। है, हाँ। आई प्रॉब्ली जेई की वजह से, क्योंकि मैंने 1 या 2 महीने के लिए जेई की पढ़ाई की थी, एंड आई रियलाइज कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती। बट आई फील कि गाइज हु गो थ्रू दैट, गर्ल्स हु गो थ्रू दैट, वो 11-12 के बाद पूरी तरह से बदल जाते हैं इन अ पॉजिटिव वे। करेक्ट। मैं ये जानना चाहूँगा कि IIT और IIM के दौरान आप कैसे बदलते हो, क्योंकि मैं बहुत साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, DJ सांगवी में गया था, बट फिर भी 4 साल से मुझे मैंने बहुत चीज़ें सीखी, मैंने बहुत पर्सपेक्टिव्स हासिल किए, दोस्तों से बहुत कुछ सीखा। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज की वाइब वही रहती है कि एक मैथ्स प्रॉब्लम रहता है और 4 लोग उसे 4 तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आपको उनके दिमाग के बारे में पता चलता है। उनके दिमाग के बारे में जानने की वजह से आपके खुद के पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम्स, खुद के प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम्स सॉल्व हो जाते हैं। तो IIT में भी कुछ ऐसा ही होता है? तो देखिए मैं इसमें डिवाइड करूँगा कि आज जो मैं देखता हूँ और जो जब मैं 97 में मैं IIT गया, उस दौरान में मेरे हिसाब से तो एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क था। ओके। तो जब मैं IIT गया, आप 2 साल मेहनत करके आए, तो मुझे तो ये लगा कि अरे मेरे फादर भी IIT से हैं, तो वो एक मेरे लिए ना बिल्कुल एक एजुकेशन का मंदिर था। कि जैसे मैं बाहर से जाता था मुझे लगता था यार मतलब ऐसा लगता था कि बस कभी पहुंच गए तो यहीं पे आइंस्टाइन होंगे, यहीं पे सारी चीज़ें हो रही होंगी, ऐसी बात हो रही होगी, हम IIT के क्लास में बैठे होंगे, कोई बोल रहा होगा E=MC² गलत है, कोई बोल रहा होगा ये उससे बेटर इक्वेशन है, E=MC² +5 लगाएंगे, ऐसी बातें हो रही होंगी। मैं गया तो मुझे लगा कि ना लोगों ने 2 साल 3 साल इतनी मेहनत कर ली कि वो थोड़े से थक गए। उन्होंने कहा यार मेहनत बहुत कर ली, अब हमें कॉलेज के मजे लेने हैं। तो वो एक स्विच बदल जाता है लोगों का कि पहले 2 साल IIT के ना सब लोग थोड़ा सा मस्ती की तरफ ज़्यादा रहते हैं कि वो कहते हैं कि यार अब अच्छी जगह आ गए, डिग्री तो हम कर ही लेंगे। जो आपने बोला घिसाई की आदत तो है ही। अब उनको पता चल गया कि यार एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले पढ़ेंगे, जैसे हर कॉलेज में ही होता है कि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले पढ़ेंगे, इतने नंबर आ जाएंगे, तो वो ठीक है, अब बाकी और चीज़ों में दिमाग लगाते हैं। तो अच्छी चीज़ उसकी ये है कि आपको और चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है पढ़ाई के अलावा, डिबेटिंग का, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें। ऑब्वियसली जब हम 97, 98, 99 में थे तो US में इंटरनेट बढ़ रहा था, अमेजोन जैसी कंपनी उस ज़माने में भी US के लाके IIT से हायर करती थी। तो वो एक था कि अच्छा US की नौकरी मिल जाएगी, डॉलर में सैलरी मिल जाएगी, ये चीज़ें उस ज़माने में थी। थोड़ी स्टार्टअप का कल्चर उस समय इतना इंडिया में नहीं था, तो ये US से ही हमें ये ज़्यादा लाता था कि अच्छा यार ऐसी भी कंपनीज होती हैं,
आपको शेयर्स मिल जाते हैं, आप इतना पैसा भी कमा सकते हो एक्सेट्रा, वो आने लग गया था जब तक हम अपनी प्लेसमेंट्स के लिए आए थे। और ऑब्वियसली 2000 में वो बस्ट भी हुआ था, तो हमारी प्लेसमेंट्स के दौरान ये भी था कि यार ये सब बेकार है, ये पहले की बातें थी, वो 2-3 साल चल रहा था, अब ये नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो दुनियादारी सीखने को मिलती है। एंड ऑब्वियसली फ्रेंडशिप वाली बात तो बहुत ही सही है। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स IIT से ही हैं, जिनके साथ मैंने 4 साल बिताए हैं, और उन 4 सालों में बस ये लगता है कि हमने मतलब एज सच काम और एकेडमिक्स के हिसाब से तो कुछ नहीं किया, बट बाकी बहुत सारी चीज़ें की जिससे आपको वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में बहुत चीज़ें पता चलती हैं। कैसी चीजें थी अंशुल भाई? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब आप भी इंजीनियरिंग कॉलेज गए हो, ये जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग सुन रहे होंगे या कॉलेज के लोग सुन रहे होंगे, उन्हें पता ही है कि किन किन अलग अलग चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस मिलता है कॉलेज में। मैं एक थोड़ा सा हार्डकोर बिजनेस लेसन शेयर करना चाहूँगा ऑडियंस के साथ। प्लीज़ करेक्ट मी अगर आपकी कोई अलग राय है तो। मुझे कॉलेज में बिजनेस शब्द का मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आता था। आई थॉट आई न्यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई थॉट बिजनेस मतलब धंधा, मतलब एक चीज़ कॉस्ट प्राइस के लिए खरीदो एंड सेल्स प्राइस शुड बी हायर, तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो। और फिर जैसे बिजनेस करते गया लाइफ में, मैंने बहुत कुछ सीखा कि अच्छा पीपल स्किल्स भी होता है, लीडरशिप भी होता है। फिर मेरी एक फ्रेंड है फरीन अहमद, उन्होंने एक स्टार्टअप बेची थी बहुत पहले, इट वॉज अ डिफेंस स्टार्टअप। और उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर गोल विद डूइंग स्टार्टअप्स। द रोमांटिक वे ऑफ लुकिंग एट इट इज आपको स्टार्टअप से सेल्फ डिस्कवरी मिलती है, आप खुद के बारे में जानते हो, एंड आई अग्री, करेक्ट। और उससे खुशी मिलती है, उससे शांति मिलती है। पर एट द एंड ऑफ द डे देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक ऑफ मनी व्हेन दे गेट इनटू द स्टार्टअप वर्ल्ड। तो अगर आपका एक हार्ड गोल पैसा कमाना है, अगर आपके स्टार्टअप में एक टेक एंगल है, तो आपकी स्टार्टअप की वैल्यूएशन एंड स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जितना हो सके, बहुत सारे लोग शार्क टैंक इंडिया देख के ये सोचे कि यार बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगी, पर उन्हें ये भी समझना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। अगर आप उस फील्ड के बारे में पैशनेट हो, श्योर गो फॉर इट। जैसे अगर आपको रेस्टोरेंट्स खोलने का, आपको बनाना चिप्स बेचने, अगर वो आपकी पैशन है, टर्न इट इनटू बिजनेस। पर अगर आपका एंगल पैसा बनाना, डेफिनेटली लुक इनटू द वर्ल्ड ऑफ टेक। एंड आई फील कि यहाँ ना इंजीनियर्स को और इंजीनियरिंग ग्रेड्स को जनरली एक एज मिल जाता है, क्योंकि हमें थोड़ी टेक की समझ होती है। इवन इफ वी हैव नॉट स्टडीड इन कॉलेज, वो थोड़ी टेक की समझ होती है। तो डू यू फील कि बीइंग एन IITian, क्योंकि आपको टेक की समझ थी, आपको मैथमेटिक्स की समझ थी, अब जब आप Web3 के स्टार्टअप्स कर रहे हो, अब आपको फायदे मिल रहे हैं उस फेज की वजह से? एंड डू यू अग्री विद एवरीथिंग आई सेड? तो पहले तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपकी बात से कि अगर आपका सिर्फ गोल प्योर पैसा है तो आपके लिए बेटर है जॉब करना। तो स्टार्टअप करने के जो आपने एग्जैक्टली बोला, रीजंस अलग ही हैं। एक यही रीज़न है कि क्या मुझे अपना सेल्फ डिस्कवरी करनी है, एक और रीज़न है कि क्या मैं इस एरिया में जिसमें बना रहा हूँ उसमें मैं पैशनेट हूँ, क्या मुझे चाहिए कि यार मेरी जो क्रिएटिविटी है, मेरे को बस देखना है कि मैं अपना कुछ बनाऊंगा, राइट। मैंने इस वजह से ज़्यादा शुरू किया था कि यार मुझे ना कुछ क्रिएशन करनी थी। किसी का अगर एम ये है ये देख के कि अरे यार फ्लिपकार्ट ने इतना कमा लिया, बंसल्स ने इतना कर लिया, इसने इतना कर लिया, पैसे के लिए स्टार्टअप करना गलत आइडिया है। टेक स्टार्टअप्स की जो आप बात कर रहे हैं कि उसका आइडिया अच्छा क्यों है, मुझे लगता है कि दुनिया में 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। एक है फाइनेंस। स्केलेबल शब्द का भी मतलब समझाओ। स्केलेबल मतलब कि उसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ होती है बड़ा करना, कि आप सपोज करिए कि आप रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाते हैं, आपने एक रेस्टोरेंट बनाया, उसमें 100 सीट्स हैं, तो मैक्सिमम 100 लोग आ सकते हैं एक टाइम पे। तो आपने बोला कि दिन में 4-5 बार आएंगे, 400-500 लोगों को हम दिन में खाना खिलाते हैं। अब आपने कहा यार मुझे इसको 1000 बनाना है, तो एक और रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा। अब उसको 10,000 बनाना है तो 10 और ऐसे 10 × 2 20 और रेस्टोरेंट टोटल खोलने पड़े। तो हर बार रेस्टोरेंट खोलते रहो, जगह ढूंढो, लोगों को हायर करो। टेक और फाइनेंस में क्या होता है कि जैसे हमारी जो स्टार्टअप थी, हम $3.5 बिलियन मैनेज करते थे सिर्फ 35 लोगों में। अगर हम उस 3.5 बिलियन को 10 बिलियन भी ले जाते तो 35 के सिर्फ 40 लोग बढ़ते। तो जो उसको बढ़ा सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, कितना बड़ा वो बिजनेस बन सकता है, जितने लोग आपको चाहिए, जितना पैसा आपको चाहिए, वो उतने गुना नहीं बढ़ता। अगर मुझे 10 गुना अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो मेरी कॉस्ट 10 गुना नहीं बढ़ेगी, मेरे को 10 गुना लोग नहीं हायर करने पड़ेंगे, 10 गुना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है 2 या 3 गुना में 10 गुना का मैं रेवेन्यू बढ़ा लूँ। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये 2 ही एरिया में मैंने देखी हैं, एक है फाइनेंस और एक है टेक्नोलॉजी। फाइनेंस के वर्ल्ड से मैं आया था, जैसे आपने बोला IIT से बिल्कुल फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का। मैं अपने IIT में काफ़ी कोडिंग करता था, इनफैक्ट ये AI वगैरह 99-98 में भी बहुत था, तो हम मैटलैब वगैरह पे AI सॉफ्टवेयर वगैरह लिखते थे, जो बिल्कुल मैथमेटिक्स और एक कोडिंग का आपको वो एक मिल जाता है। मैं वैसे भी जनरली
सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मैथ्स से ही है। तो मेरा हमेशा मैथ्स स्ट्रांग रहा है, सीबीएसई में भी मेरे बड़े अच्छे मार्क्स भी आए थे थैंकफुली, बट मुझे मैथ्स से जनरली बहुत प्यार है और मुझे कोडिंग आईआईटी में बहुत अच्छा लगता था। फाइनेंस के वर्ल्ड में आने के बाद मेरा कोडिंग वगैरह कम हो गया, बट एक जो वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, जो आप कह रहे हो, एक कंफर्ट बन जाता है। तो एक होता है ना कि एक तो है कि समझना है, समझ तो सकते ही हैं, लेकिन एक होता है कंफर्ट, नेचुरल कंफर्ट होना कि अच्छा यार एक टेक्नोलॉजी का हम सिस्टम बना रहे हैं, वो कैसे काम करेगा, डेटा कहाँ से कहाँ आएगा, कौन सा प्रोग्राम है, चाहे वो प्रोग्राम मैं ना लिखूं, लेकिन अगर आपको वो कंफर्ट है, वो अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उस बिजनेस को फिर और आराम से कंफर्टेबली ले जा सकते हो, राइट? क्योंकि ये स्केलेबल है, टेक और फाइनेंस, इसीलिए इन दोनों एरियाज में बिजनेस आज भी अगर आप देखो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ये जो सारे फिनटेक के बिजनेसेस बन रहे हैं जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर रहे हैं, वो बहुत स्केलेबल बन रहे हैं। इसलिए वो इतनी वैल्यूएशन आज भी अगर आप देखो, इंडिया की क्रेड, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये अगर आप देखो तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के एरिया में है। अब आपने वेब3 की बात पूछी, तो ये बिल्कुल वही है। वेब3 में मुझे लगता है कि मेरे को 3 चीज़ें मिल रही हैं: टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और गेमिंग। टेक्नोलॉजी स्केलेबल, फाइनेंस स्केलेबल, गेमिंग से मुझे प्यार। तो ये बिल्कुल एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेरे लिए, मेरे स्किल सेट्स के लिए भी, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके पास फाइनेंस का बैकग्राउंड भी है, जो टेक्नोलॉजी में भी कंफर्टेबल है और जिनको गेमिंग से प्यार है। तो मेरे को ये लगता है कि एक मेरा एडवांटेज ये भी है इस एरिया में बनाने का, क्योंकि मुझे ये तीनों चीज़ों से प्यार भी है, मुझे आती भी है, और अब वो अपॉर्चुनिटी भी है जब कंज्यूमर बिजनेसेस को इस एरिया में आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है। जो भी लोगों को इन तीनों से प्यार हो तो बेस्ट है, बट इन तीनों में से किसी भी दो से भी प्यार हो तो वेब3 एरिया है जिसमें आपको स्टार्टअप्स के लिए सोचना चाहिए। मुझे आपके स्टार्टअप जर्नी के बारे में भी बात करनी है। पहले ये पूछना चाहूँगा कि आईआईटी के बाद आपने आईआईएम किया, डू यू फील द एमबीए वाज वर्थ इट? एमबीए के फ़ायदे थे? तो मैं इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। तो आईआईटी के बाद मेरी जॉब लगी कैपिटल वन में। कैपिटल वन एक यूएस कंपनी है, हमारे ईयर में वो सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली कंपनी थी, और मेरा लकीली आईएम बैंगलोर में भी हो गया था। और मैं रुका इसलिए कि मैंने कहा यार मुझे तो देश में रुकना है, भाई मेरे को अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। मैंने कहा हम तो बाहर नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे एमबीए कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन हमें बाहर नहीं जाना, हमें ये नौकरी नहीं चाहिए। सबने बोला यार आप सोचिए 2001 में, आज भी थोड़ा बहुत क्रेज़ है लोगों को बाहर जाने का, लेकिन तब तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि पहले यही होता था कि आईआईटी से बाहर निकलने के बाद लोगों का कि यार या तो जीआरई दे के आप बाहर एजुकेशन करने जाते थे, और अगर जॉब्स लगी, जब उस समय इतनी जॉब्स नहीं थी, आप सोचिए कि टेक का बस्ट हो चुका था, वेब 1 का पहला वो बबल बस्ट था, तो लोग ये कह रहे थे कि यार इतनी अच्छी सैलरी वगैरह आपको मिल गई, आप यहाँ रहना चाहते हो, मुझे यहीं रहना था। मैंने जब आईएम में एमबीए किया, आईएम का एक्सपीरियंस आईआईटी के एक्सपीरियंस से बहुत अलग था। ओके। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो पढ़ाई करने का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। जितना कंपटीशन मैंने आईएम बैंगलोर में फेस किया, मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने लाइफ में फेस किया है या मैं कभी करूँगा। तो वहाँ पे क्या होता है, आईआईटी में जैसे मैंने आपको कहा कि 2-3 साल लोग पढ़ के आए, पहले 2 साल सबने कहा यार अभी मस्ती करनी है। आईएम में उल्टा होता है, वो कहते हैं यार जितनी मस्ती करनी थी इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज में कर ली, अब तो करियर बनाने का समय है। तो लोग इतना फोकस होके आते हैं कि हर एग्ज़ाम, हर क्लास में ऐसा फोकस होता है लोगों का कि बस मतलब जो वो 3 इडियट्स का डायलॉग था ना कि रेस है, फर्स्ट आना है, सब उसी माइंडसेट से आते हैं कि भाई फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। बट वो जो दुनिया थी कि मार्केटिंग क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होता है, फाइनेंस की दुनिया, मैं तो फाइनेंस की दुनिया से इतना ज़्यादा कभी एक्सपोज नहीं था। तो वो जो फाइनेंस की दुनिया का जो एक्सपोजर मुझे एमबीए में मिला, वो तो बहुत ही अच्छा था। क्या होता है फाइनेंस की दुनिया में? तो फाइनेंस की दुनिया है कि एक तो ये दुनिया है कि आपने एक है पूरी एक्चुअल इंजीनियरिंग, जो है ये टेक्निकल इंजीनियरिंग, चाहे वो सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग है, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है कि ये मशीन वगैरह लगानी है। एक उसके ऊपर बैठती है दुनिया जो है फाइनेंस की इंजीनियरिंग। फाइनेंस की इंजीनियरिंग में ये है कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो आजकल हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक अपनी पेरेंट कंपनी के साथ मर्ज कर रहा है। और अगर ये लोग देख रहे होंगे जो स्टॉक मार्केट वगैरह भी फॉलो करते हैं आजकल, तो बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सब कह रहे हैं अरे भाई वाह, एक ए एंटिटी बी एंटिटी से मिल रही है, अब जो सी एंटिटी बनी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आप ये देखिए, ये प्योर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है। एक कंपनी पहले से थी, उसका बिजनेस तो बदला नहीं, दूसरी कंपनी थी, उसका भी बिजनेस बदला नहीं, मर्ज होने के बाद क्या कुछ जादू हो गया, लेकिन वैल्यू बढ़ गई। स्टॉक स्प्लिट होता है कि अमेजोन ने भी बोला कि हम अपना स्टॉक स्प्लिट कर देंगे, कंपनीज ने आके बोला हम स्टॉक स्प्लिट कर देंगे, एक स्टॉक के 10 बना देंगे, स्टॉक बढ़ जाता है 20-30%।
क्यों बढ़ जाता है? यही एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है, बेसिकली इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स है. मैथमेटिक्स विद सम कॉन्टेक्स्ट. तो मैथ्स की जो लैंग्वेज है वो बड़ी बाइनरी सी परफेक्शनिस्ट लैंग्वेज है. यही कोडिंग का भी फायदा है कि सब कुछ बाइनरी है. तो अगर एक प्रोग्राम कुछ रन कर रहा है तो अगर वो एक तरीके से रन करेगा तो वो एक ही तरीके से रन करता जाएगा. कुछ बिजनेसेस जो स्केलेबल नहीं हो पाते वो क्यों नहीं हो पाते? अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी सिर्फ लोगों पे रही हर चीज़ की, कि रेस्टोरेंट है तो उसको कौन वेटर्स कौन से चला रहे हैं, मैनेजर अच्छा है कि नहीं, जो स्टाफ है जो अंदर बुला रहा है लोगों को वो अच्छा है कि नहीं. चाहे एक मैकडोनल्ड्स से दूसरे मैकडोनल्ड्स में चले जाओ, मैकडोनल्ड्स ने क्या किया है कि बर्गर सेम मिलेगा. इंडिया के एक दिल्ली से ले लो, बॉम्बे से ले लो, केरला में ले लो, सेम बर्गर है, लोग भी सेम तरीके से बात करेंगे. उन्होंने एक्चुअली कोशिश ये की है कि वो लोगों को मशीन्स बना दें. वो इसलिए क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई, इसलिए वो स्केल करके उसको बड़ा कर सकते हैं. तो जहां आप ये नहीं ला पाते उसमें प्रॉब्लम है कि आप उसको बढ़ाओगे कैसे बढ़ाओ. जैसे एक यूट्यूबर का करियर, इट्स नॉट स्केलेबल. हाँ जी, क्योंकि आपको अपने जैसे 10 रणवीर बनाने पड़ेंगे. एग्जैक्टली. बिल्कुल. और ये आई थिंक आई लर्न द हार्ड वे, विच इज़ वाई मैंने डिसाइड किया पहले ही कि और बिजनेस करने कि दैट्स मोर स्केलेबल. टैलेंट मैनेजमेंट बिजनेस करके ये पता चला ओह इसमें भी लिमिट होती है, इससे ज़्यादा स्केल क्या होगा. मे बी सम ऐप, मे बी सम टेक. एनी दैट्स बिन माई जर्नी. पर मैं आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहूँगा. आप अब्रॉड गए क्यों फिर IIM के बाद? तो फिर जब मैं IIM में आया तो मुझे एक इंटर्नशिप का मौका मिला कि लंदन में जाके आप ये ट्रेडिंग की इंटर्नशिप कर लो. सबने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा इंटर्नशिप ही तो है, आप जाओगे 2 महीने करोगे. तो मैं गया, मैंने इंटर्नशिप की, ट्रेडिंग की. अब ट्रेडिंग की इंटर्नशिप में ये हुआ कि मुझे लगा कि मैं गेमिंग का तो बड़ा शौकीन था. ट्रेडिंग जो है वो जैसे हम लोग मोनोपोली में फेक मनी से खेलते हैं ना, आप ये मान लो कि ट्रेडिंग एक बस एक गेम है. मैं उसको एक गलत तरीके से नहीं कह रहा कि पैसे की वैल्यू है, लेकिन जब आप ये ट्रेडिंग करते हो तो वो पैसा एक गेम की तरह ही है. आप ये नहीं सोचते बैठ के कि अरे मैं 10 मिलियन किसी कंपनी में लगा रहा हूँ, 10 मिलियन की तो पता नहीं क्या क्या मैं घर खरीद लूँगा, ये खरीद लूँगा, इतना सालों तक जी लूँगा. आप ये कहते हो 10 मिलियन लगा रहा हूँ क्योंकि 15 मिलियन बन जाएंगे. ये मैंने एनालाइज कर लिया. जैसे हम गेम में बड़ा सोच समझ के एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे जाते हैं, है ना. तो ये वो एक गेम था और उसमें पैसे भी थे. तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है. ये तो जैसे आजकल कुछ लोग ई स्पोर्ट्स से पैसा कमाते हैं, आप ये मान लो कि अगर आपको ट्रेडिंग का वो शौक लग गया, आपको वो मैथ्स और फाइनेंस और गेमिंग का एक अच्छा शौक लगता है, तो आप ये फाइनेंस और ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जिससे आप बहुत पैसे भी कमा सकते हो. तो मुझे फिर से ये लगा कि यार मेरे को तो प्यार हो गया. मतलब मेरे ख्याल से पहले हफ्ते में ही मैंने कहा यार ये करियर मुझे बनाना है. और ये जो ट्रेडिंग वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी, अगेन मैं IIM से ग्रेजुएट किया 2001 में. मैं IIT से गया, 2001 से 2003 मैं IIM में था. तो उस समय ये जो फाइनेंस और ट्रेडिंग्स की जॉब थी इंडिया में वो इतनी नहीं थी. अब तो बहुत फाइनेंशियल कंपनीज इंडिया में भी आ गई हैं. तो अगर ये वाला करियर करना था तो उसके लिए लंदन, न्यूयॉर्क ही राइट प्लेस थी. तो जबकि मुझे इंडिया छोड़ने का इतना शौक नहीं था, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था छोड़ने का, मैं इसलिए IIT के बाद रुक गया था. आपकी पहली सैलरी पाउंड्स में थी? पहली सैलरी पाउंड्स. वाह. इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि पहली इंटर्नशिप मेरी की जो स्टाइपेंड था वो भी मेरा पाउंड्स में था. तो पहली बार हम गए, कंपनी ने 1 महीने के लिए जगह दे दी, तो रेंट भी नहीं था. तो पहली जब सैलरी आई तो ऐसा लगा अरे वाह. तो सबसे पहले तो जैसे मेरे ख्याल से आई होप ज़्यादातर लोग करते होंगे कि भैया माँ के लिए क्या गिफ्ट लेना है, फिर फादर के लिए क्या गिफ्ट लेना है, फिर मेरी सिस्टर के लिए क्या गिफ्ट लेना है. क्योंकि मेरी सिस्टर ने अपने जो 2 साल की थी, वो अब कनाडा में रहती हैं, बट उन्होंने अपने 2 साल जो मेहनत की थी उसकी जितनी उन्होंने सेविंग की थी, जब वो जा रही थी उन्होंने मेरे MBA के लिए वो पैसा मुझे दे दिया था. तो मैंने कहा अब मैं कमा रहा हूँ, अब मेरा भी टाइम है उनके लिए कुछ करने का. तो हमने ये सारे गिफ्ट दिए. उसके बाद फिर आपके पास फिर पैसा बचा तो अब आपने कहा यार अब तो हम मस्ती कर सकते हैं. लेकिन मैं ये एक चीज़ बोलूँगा जो अभी हमने ज़ायनवर्स में भी की, कि जैसे आप ये लंदन, US जो भी हमारे इंडियंस रहते हैं, वहाँ पे पता है आप ज़्यादा भारतीय हो जाते हो. दिवाली आई, ऐसी दिवाली पे आप इतना काम शायद दिल्ली में रह के नहीं करेंगे जितना आप लंदन में रह के करोगे. होली आई और काम. शायद हम यहाँ पे घर में अगर जन्माष्टमी होगी तो भाई माँ बोलती है कि आपको करनी है, ये पूजा भी करनी है, कपड़े भी पहनने हैं, ये भगवान जी के वो भी लाने हैं, ये भी सब कुछ. लेकिन लंदन में आप खुद ही करने लग जाते हो. तो थोड़े टाइम बाद आप ये रियलाइज़ करते हो कि यार ये क्यों हो रहा है. वो जो एक आप अपनापन है ना, वो अपनापन आपको नहीं मिल पाता. कि दिवाली की प्रिपरेशन पहले से ही हो रही है, किसके घर में करेंगे, कौन भैया पटाखे जलाने हैं, कैसे करेंगे, सब कपड़े पहन के आएंगे,
यहाँ तो ये लगता है अरे यार रिश्तेदारों से मिलने जाना होगा, कौन भीड़ में फंसेगा, वहाँ तो लगता है अरे फंसेंगे भीड़ में, बड़ा मज़ा आएगा, सारे गिफ्ट्स भी खरीदने हैं। वो अपनेपन की जो फीलिंग है ना, वो मिसिंग है। और मैं ये बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी कॉन्वर्सेशन होती है ना, एक वो मूवी आई थी स्वदेश, शाहरुख खान की। मैं आपको अभी स्वदेश के बारे में पूछने वाला था। तो वो मूवी थी, मुझे याद है, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखी थी। आई थिंक 2005 या 2006 में ऐसी कभी आई थी वो। अब वहाँ थे। मैं लंदन में था। 2002 में मैं इंटर्नशिप करने गया था, 2003 से मैं लंदन में था। उस मूवी की वजह से मैं यूएसए नहीं गया। मतलब बचपन में देखी थी तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि नहीं, मैं जब व्हेन इट्स माय टाइम आई वोंट गो। तो मैं ना उस मूवी को देखते हुए बहुत रोया, और मुझे आज तक नहीं पता कि मैं उस मूवी को देखते हुए क्यों रोया। मुझे भी बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई कि यार मैं भी जाऊँगा देश जाके कुछ करेंगे। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जो हमारी एनआरआई कम्युनिटी है, वो इसी अपनेपन की जो एक फीलिंग है ना, जो एक वॉइड बन जाता है कि यार वो एक कुछ मिसिंग है। चाहे आप वहाँ पैसा कमा लोगे, घर अच्छे हैं, लाइफ थोड़ी सेटल है, क्योंकि वो कंट्रीज़ हमसे बहुत पहले इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, तो उनके एक अलग एवोल्यूशन स्टेज पे हैं वो लोग। लेकिन ये जो मिसिंग रहता है ना लिंक, वो हमेशा रहता है। तो इसीलिए एनआरआई का सपोर्ट, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे टेम्पल्स में हो, वो इंडिया में इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि वो जो मिसिंग है अपनापन, उसको कवर करने के लिए है। तो मेरे को भी जो वो रोना आया, आई थिंक अगर मैं इंडिया में होता, पता नहीं मैं रोता कि नहीं, कह नहीं सकता। लेकिन वो जो एक फीलिंग है ना कि यार ये मिसिंग है, और वहाँ पे हमेशा ये होता था जब भी फ्रेंड्स मिलते थे, यार इंडिया जाके ना ये करेंगे, वहाँ जाके ऐसे करेंगे, ये मेरे ख्याल से चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, ये करेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है इंडिया में ना। मैं लास्ट ट्रिप में गया था, जब मिला तो ये चीज़ हो रही है, ये जाके करेंगे। नॉर्मली ना जो लोग आपकी तरह होते हैं, जिन्होंने अलग अलग चीज़ें पढ़ी होती है, वो काफ़ी एरोगेंट होते हैं। एटलीस्ट आपके एज के लोग, ये मैंने देखा है। पर आप बिल्कुल एरोगेंट नहीं हो। आप हमसे भी फीडबैक लेते हो। आई रिमेंबर कि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ बैठ के आपको काफ़ी फीडबैक दिया था, एंड यू आर वेरी ओपन टू इट। तो ये कुछ मतलब पहले से था आप में कि आप अब हर जगह से सीखते हो? नहीं, देखिए, लाइफ में जैसे आगे आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत तो पर्सनालिटी में चेंज आता है। एक चीज़ मेरी हमेशा बचपन से थी कि यही मेरी घर में हमेशा से सीख मिली कि हर आदमी में कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ बुराइयाँ भी होंगी। सीखना आपको सबसे है कि जितना आप उनसे सीख सकोगे, उतना आप बेटर बन सकोगे। तो अगर बेटर बनना है तो ये कभी मत सोचो कि आप किसी से ऊपर हो या आपको किसी से कुछ ज़्यादा आता है। अगर ज़्यादा आता है तो ठीक है, आप कंफर्टेबल रहोगे, आपको ज़्यादा आता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार जैसे मार्केट थी 2008 में, वो आज वैसी है, बिल्कुल नहीं है, पूरी बदल गई। तो आपको दोबारा से सोचना पड़ा। तो उसमें टीम का यही फ़ायदा कि जो मेरे से अलग सोचता हो, उसी की वैल्यू है। जो बिल्कुल मेरे जैसा सोचता हो, वो बोले कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, उसका क्या फ़ायदा है? वो तो फिर मैं ही कर लूँगा ना ट्रेड। तो जी हजूरी के लोगों से कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। तो ये मैंने फाइनेंस से सीखा कि जो आपका आइडिया अपोज करेगा, वो वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन वो अपोजिशन इसलिए ना करे कि उसको भी डिबेट करनी है। तो डिबेट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो बोले कि बस मुझे किसी भी एंगल से अपना आर्ग्यूमेंट जीतना है। वो बोले ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बोलो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दोनों जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव रखेंगे, तो जो डिसीजन निकल के आएगा वो बेटर होता है। तो ये जो ट्रेडिंग के करियर से मैंने सीखा ना कि सबकी सुनो, किसी के भी एक पर्सपेक्टिव और एंगल से अगर डिसीजन बेटर हो रहा है, तो हमें डिसीजन बेटर करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी वजह से डिसीजन बेटर हो। तो यही मैं हमेशा से अपनी लाइफ में अप्लाई किया। मुझे ये सीख पहले से मिली थी, लेकिन जो 10 साल मैंने ट्रेडिंग की, वो कहते हैं ना, वो स्टोन की तरह लिख दी गई, इंग्रेंड हो गई मेरे अंदर कि यार ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए जब आप जैसे लोग कहते हैं ना कि अभी Web3 का टाइम आ चुका है, आपके पास इतना ज़्यादा पर्सपेक्टिव है, एक्सपीरियंस है, तो आप उस पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस और इतनी पढ़ाई करने के बाद ये कह रहे हो कि ओके अभी Web3 का ज़माना आ चुका है। आई फील कि आई थिंक लास्ट ईयर जब हमने रिकॉर्ड किया था पॉडकास्ट, तब एक NFTs मेटावर्स का बहुत बड़ा वेव चल रहा था, और अभी भी लोग उन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। बातें हल्के से कम हो गई हैं, बट द Web3 कम्युनिटी इज स्टिल एज पम्प्ड। तो हाल ही में मैं दुबई गया था, जहाँ आई थिंक वो एक इंटरनेशनल Web3 का हब बन चुका है। एम आई राइट इन सेइंग दैट? हाँ बिल्कुल, बन रहा है वो एक इंटरनेशनल हब। ये भी मैं जानना चाहूँगा कि दुबई में इतनी ज़्यादा ये Web3 की कम्युनिटी बिल्ड क्यों हो रही है, पहले तो वो। दूसरी चीज़, आपका नज़रिया क्या है ये Web3 को लेकर अभी? आई जस्ट वांट टू नो द न्यूट्रल ओपिनियन। वो हाइप 6 महीने पहले इतनी ज़्यादा क्यों थी, अब हाइप लेवल्स क्या है? और क्योंकि आपकी खुद की एक मेटावर्स कंपनी है, Web3 बेस्ड कंपनी है, आपके पास डेटा भी होगी कि यूज़र बिहेवियर कैसा चेंज हो चुका है। कहते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो कुछ इनसाइट्स शेयर कीजिए कि क्या हो रहा है आपकी दुनिया में अभी।
बिल्कुल। तो पहले मैं आपका दुबई वाला सवाल आंसर करता हूँ। तो देखिए, दुबई एक तो वैसे ही जोग्राफिकली बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है, तो हमेशा फाइनेंस का भी एक वो काफ़ी बड़ा सेंटर रहा है। लंदन भी हमेशा एक फाइनेंस का बड़ा सेंटर रहा है, तो लंदन में भी एक्चुअली क्रिप्टो के लिए वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। दुबई में ऑब्वियसली अब उन्होंने बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स भी दे दिए हैं, लॉज भी ले आए हैं वो, कि वो ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो के जो वर्ल्ड का कैपिटल है हम बनेंगे। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ और मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज इंडिया के पास है, अभी भी है। जैसे यूएस सबसे बड़ा बना वेब 1 में, चाइना सबसे बड़ा वेब 2 में, जितनी भी बड़ी मोबाइल ऐप्स बनी वो चाइना से थी, ऐसे ही इंडिया सबसे बड़ा बन सकता है वेब 3 में। हमें थोड़ी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, वो चाहिए। आज भी हमने वो अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं किया है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम ये अपॉर्चुनिटी लूज़ करते जाएंगे। वो इसलिए कि अभी भी हमने थोड़ा टैक्सेशन बढ़ा दिया, हमने ये बोल दिया कि यार हम नहीं करने देंगे क्रिप्टो करेंसी को, हमने बोल दिया कि हम जो लॉज बनाएंगे जब बाकी दुनिया बना लेगी तब हम बनाएंगे। तो फिर होगा क्या, जो होना शुरू हो चुका है कि बड़ी कंपनीज बनेंगी यूएस, दुबई, चाइना वगैरह में, उसके आउटसोर्सिंग से हम वही टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बन के रह जाएंगे कि ये टाइम नहीं है बैक फुट पे टिक टिक करने का, ये फ्रंट फुट पे टाइम है थोड़ा खेलने का। हाँ, क्या अनसर्टेनिटी है? बिल्कुल है। कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज होता है उसमें अनसर्टेनिटी है। क्या ये मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा बबल बनेगा, फिर नीचे आएगा? बिल्कुल हो सकता है। वेब 1 में भी ये हुआ कि पहले मार्केट गया, जैसे मैंने बोला 99-2000 में नैस्डैक बहुत ऊपर गया, आई थिंक 80+% क्रैश कर गया था नैस्डैक, राइट? और उसको 10 साल लग गए थे वापस वो लेवल अचीव करने में। बट हुआ, कुछ कंपनीज बैंकरप्ट हुई, बिल्कुल हुई। आज के हम ये इंडिया में वेब 2 में देख रहे हैं कि कंपनीज, स्टार्टअप्स भी बंद हो रही हैं, लोग फायर भी हो रहे हैं। कंपनीज बंद होती रहेंगी, बट टेक्नोलॉजी का जो चेंज है ये एक नेट पॉजिटिव है। जॉब्स भी क्रिएट होंगी, वेल्थ भी क्रिएट होगी, कंट्री के लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, एक्सपोर्ट भी होगा, फ्लो भी आएगा, सब होगा। तो ये एक इंडिया को बनाना चाहिए वेब 3 में। जो लोग कहते हैं कि इंडिया सोने की चिड़िया हुई करती थी, अब वो अपॉर्चुनिटी फिर से आ चुकी है कि हाँ, सोने की चिड़िया फिर से बन सकती है इंडिया। पर ये मैं पूछना चाहूँगा, जब आप कह रहे हो कि इंडिया कैन बिकम द हब ऑफ वेब 3, इसका मतलब क्या है स्पेसिफिकली? मतलब क्या हम वेब 3 कंपनीज बना के सॉर्ट ऑफ एक्सपोर्ट करेंगे इन टेक्नोलॉजीज़ को? जैसे टिकटॉक चाइना से निकल के आई, फेसबुक अमेरिका से निकल के आई, वैसे ही विल द नेक्स्ट फेसबुक और टिकटॉक कम आउट ऑफ इंडिया? बिल्कुल। मैं, लेकिन पहले आपने जो बात बोली ना सोने की चिड़िया भारत के लिए, मैं उस पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा। Sure. तो मैंने इसके बारे में भी पढ़ा है। तो 1400 में, इन द ईयर 1400, इंडिया पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 35% होता था, जो आज यूएस है। तो आप ये जो सोने की चिड़िया की बात है, ये बिल्कुल सच है। हो सकता है इसके स्टैटिस्टिक्स लोगों को अभी नहीं पता, बट आज जितना यूएस पावरफुल है उतना ही इंडिया होता था। तो हम 35% जीडीपी शेयर से 2% से नीचे आ चुके थे, 1.5%। आज हम शायद दुनिया का 2.5%, 3% शेयर हैं खाली। तो हम इतना, हमने अपनी जो पावर थी वो लूज़ कर दिया। क्या ये एक तरीका है जिससे कि हम वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं? बिल्कुल। हम बन ही रहे हैं हर एरिया में, बट इससे एक एक्सेलरेशन मिलेगी। उसका, जैसे आप बोल रहे हो कि फेसबुक और नेक्स्ट गूगल जो है, आज भी अगर हम देखें सबके सीईओ इंडियंस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, मैथ्स के अंडरस्टैंडिंग, कंफर्ट है। तो अगर हमें एक राइट एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ पे वो लोग इतना सक्सेस क्यों देख रहे हैं? कि उन्हें एक एनवायरनमेंट राइट मिल गया तो वो शाइन कर सके एकदम से। अगर वही राइट एनवायरनमेंट हम और भी बना देंगे इंडिया में, एनवायरनमेंट बिल्कुल राइट हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि जब हम कॉलेज गए थे, आज में बहुत बड़ा चेंज है पॉजिटिव साइड पे। तो वो एनवायरनमेंट राइट हो रहा है, लेकिन उसको अगर हम और बेटर कर देंगे तो बिल्कुल नेक्स्ट फेसबुक, गूगल यहीं से बनेंगे। अब अगर हम पॉलीगॉन को ले लें, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन है, वो ऑलरेडी इंडिया से है, लेकिन बहुत सारी वेब 3 कंपनीज अब जहाँ बाहर जा रही हैं, ये कि लॉ की क्लैरिटी नहीं मिल रही, फिर होगा क्या कि वही इंडिया में टैलेंट बैठेगा, आउटसोर्सिंग होगी। जैसे कि बाहर की गेमिंग कंपनीज हैं, उनमें जो गेम डेवलपमेंट है वो इंडिया में होती है बहुत सारी, राइट? लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं मिलता। जब भी मैं किसी से कहता था कि आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया, लोग पॉलीगॉन का नाम लेते थे। मतलब इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट है पॉलीगॉन के लिए दुबई में, इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड कंपनी है। और इंडिया में बहुत कम लोग पॉलीगॉन के बारे में बातें कर रहे हैं। और मेरे एक फ्रेंड है नैस डेली, वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है, उनकी समिट थी जिसकी वजह से हम दुबई गए। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि पॉलीगॉन की हाइप इंडिया में इतनी कम क्यों है, विच इज़ सो सैड। वेरी सैड। तो मैं ये कहूँगा कि यूट्यूब का जो गेमिंग के हेड है, वो अब पॉलीगॉन का गेमिंग हेड कर रहे हैं।
तो मतलब आप ये सोचिए कि यूट्यूब में वैसे ही बहुत बड़ा, उसके अंदर गेमिंग, दे आर द लार्जेस्ट गेम स्ट्रीमिंग वगैरह में यूट्यूब सबसे बड़ा है। उसके जो हेड हैं वो पॉलीगॉन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं ये भी एक अपने करियर की बेट ले रहे हैं कि पॉलीगॉन ही आगे बड़ा फ्यूचर बनेगा। और बहुत अच्छा ब्लॉकचेन है। हम भी ज़ायनवर्स में हमारी भी जो NFTs हैं वो पॉलीगॉन पे ही है। आपका बिजनेस मॉडल समझा दीजिए, आप क्या कर रहे हो मतलब इस स्पेस में। आई थिंक पीपल नो यू बाय दिस पॉइंट, बट लेट्स हैव अ 2022 अपडेट ऑल्सो। क्या सोच रहे हो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आई थिंक जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी वो इस साल के बजट से पहले था, तो आई डोंट नो इफ दैट हैज चेंज थिंग्स फॉर यू। डेफिनेटली चेंज आए हैं। तो जो हम बना रहे हैं, पहले हमारा जो आइडिया है वो ये है कि हम ऑब्वियसली सारे लोग अब मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, पहले था कि अरे यार आप लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हो, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कनेक्शंस कर रहे हो, वो वैल्यूबल चीज़ थी। लेकिन अब चाहे एजुकेशन हो, यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू हो, डिजिटल स्कूल्स हों, आपकी अपनी जॉब्स हों, वो सब कुछ डिजिटली हो रहा है। तो जैसे मैं अपनी अगर लाइफ के बारे में बात करूँ तो ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि मैं तो टेक के बिजनेस में ही हूँ, तो 13 to 14 आवर्स तो मैं डिजिटल दुनिया में ही रहता हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि एक तो है रियल वर्ल्ड, एक हम बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में। चाहे किसी के लिए वो 50-50 होगा, मेरे केस में वो थोड़ा 60% डिजिटल दुनिया में है। तो सबके लिए परसेंटेज अलग है, बट वो बढ़ता जा रहा है। तो हम जो एक बना रहे हैं वो ये है कि डिजिटल दुनिया में आपको कैसे रहना है, आप कैसे रहोगे, उसकी एक हम एरिया या उसका एक हम मेटावर्स जो इसको बोलते हैं वो बना रहे हैं। ये एक डिजिटल दुनिया है आपके लिए। तो डिजिटल दुनिया क्या है कि डिजिटल में मैं रहूँगा कैसे, एक घर होना चाहिए। आज कैसे क्या है कि बहुत लोगों के लिए वो डिजिटल दुनिया का एड्रेस है मेरा ईमेल। अच्छा आपको मुझे ईमेल भेजनी है, ये भेज दो। मेरा फेसबुक का यूज़र नेम, मेरा ट्विटर का हैंडल, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, तो ये मेरे एड्रेसेस हैं। जैसे आज मेरे घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस है, वैसे डिजिटल दुनिया में ये मेरे एड्रेसेस हैं। लेकिन ये एड्रेस एक एक्चुअली में डिजिटल दुनिया में घर क्यों नहीं दिख सकता? बिल्कुल दिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको घर बनाएंगे। मैं डिजिटल दुनिया में जाऊँ तो मेरा गार्डन भी हो, मेरा सोफ़ा भी हो, मेरा एवतार जो है वो सोफ़े पे बैठे, हो सकता है वो डिजिटल कॉफ़ी भी पी रहा हो, भाई क्यों नहीं, डिजिटल गाड़ी भी हो कि मुझे लगे कि मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ। मैं गेम भी खेल सकता हूँ, मैं लोगों से वीडियो चैट भी कर सकता हूँ, मैं साथ में मिलके वीडियोस भी देख सकता हूँ। तो बिजनेस से लेके सोशल इंटरेक्शन से लेके एंटरटेनमेंट से लेके गेमिंग तक सब ये एक डिजिटल दुनिया में होगा। तो उसकी अगर एक बहुत बड़ी सुपर ऐप बन रही है, उसको मैं बोलूँगा कि वो है मेटावर्स, और हम वो इंडिया के लिए बना रहे हैं। अभी NFTs का एक क्रेज़ चल रहा है। अमिताभ बच्चन ने अपने NFTs रिलीज़ किए, सलमान खान ने अपने NFTs रिलीज़ किए, बहुत सारे क्रिकेटर्स रिलीज़ कर रहे हैं। NFTs होते क्या है? जिन लोगों को बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आई थिंक वो लोगों ने इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ तक सुना है मेटावर्स के बारे में, बट एकदम बेसिक तरीके से आप समझा सकते हो NFT होते क्या है एंड प्रैक्टिकली बनते कैसे हैं? क्योंकि लोग ये जानते हैं कि वो एक तरह के ग्राफिक डिज़ाइन होते हैं, दैट्स व्हाट मोस्ट पीपल थिंक, कि पोस्टर है, अमिताभ बच्चन का एक पोस्टर है, वो कुछ Web3 टेक्नोलॉजी डाल दी उसमें, वो बन गया एक NFT। बट आपके अकॉर्डिंग आपकी एक NFT इसकी स्टार्टअप है टेक्निकली, आप समझाइए आपके अकॉर्डिंग NFTs होते क्या है? तो जो NFTs हैं, मैं पहले उनको एक बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि मेरे हिसाब से वो क्या हैं, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो डिजिटल फोटोग्राफ्स वगैरह आ रही हैं जो आजकल है, वो क्यों चल रही हैं और वो कैसे बदलेगा। तो जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा कि IIT से आपने क्या सीखा, तो जैसे जैसे मैंने चीज़ें की रियल लाइफ में, जैसे मेरी नॉलेज आई, वैसे वैसे मैं चीज़ें सीखता गया। लेकिन अभी वो सिर्फ मेरे ब्रेन के अंदर है। लेकिन डिजिटल दुनिया के अंदर जो मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ वो डेटा है। जैसे आपने कहा डेटा इज़ द न्यू पावर, जिसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन, उसके पास पावर है। इसलिए फेसबुक ने US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी पूरा का पूरा पासा पलट दिया, जिसके ऊपर वो पूरा स्कैंडल निकला था, है ना। तो ये कंट्रीज बड़ी पावरफुल हो गई कि आपका जो डिजिटल इम्प्रिंट है वही वो डेटा है। तो वो डिजिटल इम्प्रिंट, चाहे आप एक ट्रांजैक्शन करो, गूगल सर्च करो, जोमेटो से खाना खरीदो, एक इन्वेस्टमेंट करो, अपने दोस्त के साथ बात करो कि क्या आपका नेटवर्क है, आप सारा डिजिटल इम्प्रिंट छोड़ रहे हो। और ये जो डिजिटल इम्प्रिंट है आपका सारा, ये आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है। कि जो अंशुल एंड रणवीर डिजिटल वर्ल्ड में होंगे, वो इसी का एक कॉम्बिनेशन है कि इन्होंने कौन सी बुक पढ़ी, क्या सीखा, क्या यूट्यूब वीडियो देखी, कहाँ सर्च की, क्या खाना मंगवाया, कहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना पैसा आता है, ये सब मिला के ही हमारी डिजिटल आइडेंटिटी है। तो हर ये इम्प्रिंट की जो टेक्नोलॉजी लेयर है वो NFT है। तो कल को क्या होगा कि आपका गूगल सर्च के जो रिजल्ट्स का हिस्ट्री है वो एक NFT बनेगा।
वो क्यों? गूगल आपके साथ आज सर्च करके फ़ायदे कैसे देता है? वो ये देता है कि अच्छा जिसने ये कीवर्ड सर्च किया वो ये पेज पे जाता है, तो अपने एल्गोरिथम के हिसाब से वो जैसे आप ज़्यादातर लोग जाते रहेंगे, तो जो 10 लोग ने किया वो 11वां आदमी को वही दिखाना शुरू कर देते हैं, तो रिजल्ट्स बेहतर हो गए, गूगल को फ़ायदा मिल गया, आपको भी मिला क्योंकि कभी आप भी वो 11वें आदमी होंगे। लेकिन अब आप ये कहोगे कि गूगल आपने तो $1 ट्रिलियन कंपनी खड़ी कर दी, बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, मैं आपका कस्टमर हूँ, कुछ ओनरशिप मुझे भी दो, पावर दो मुझे, मैं हो सकता है आपके साथ डेटा शेयर ना करूँ या करूँ तो मेरा क्या फ़ायदा है? तो ये जो ओनरशिप और ये सब है, ये आपको NFT के थ्रू मिल जाएगी। मैंने कुछ ही हफ्तों पहले एक बिल गेट्स का वीडियो देखा था जहाँ 1993 या 4 में वो इंटरनेट के बारे में समझा रहे थे डेविड लेटरमैन के शो पे। डेविड लेटरमैन एक टॉक शो होस्ट है हाँ जी। और लेटरमैन उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ओ और क्या होगा इंटरनेट पे, ओ अच्छा मैचेस दिखाई जाएंगी तो फिर रेडियो का क्या फ़ायदा, वो ऐसे उनका मजाक उड़ा रहे थे। और फिर बिल गेट्स बहुत शांति से उन्हें समझा रहे थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, इंटरनेट पे आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, पर पूरी ऑडियंस बिल गेट्स पे हंस रही थी। और पैरेलली पिछले एक हफ्ते में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है जिन्होंने कहा है कि इन 3 to 5 years एवरी ब्रांड इन द वर्ल्ड, एवरी कंपनी विल हैव इट्स ओन NFT। बिल्कुल। और काफ़ी सारे लोग अभी NFT पे हंस रहे हैं कि यार ये क्या है, कुछ भी हो रहा है। सो आई फील हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट सेल्फ योर कि Web3 इज हियर टू स्टे। NFTs बनने वाले हैं। मैंने खुद दुबई में देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स कैसे सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। JP मॉर्गन ने जो चीज़ें कही, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 2030 में आपके अकॉर्डिंग लाइफ दिखेगी कैसी? मतलब एक आम इंसान की लाइफ दिखेगी कैसी? देखिए ये जो एक ट्रेंड ऑलरेडी है, जैसे अगर मैं सोशल नेटवर्क का एग्जांपल लूँ, मैं इसमें 2 चीज़ें बोलूँगा। तो हम पहले फेसबुक पे थे, पोस्ट लिखते थे, टेक्स्ट बेस्ड था। फिर इंस्टाग्राम आया, उसने पिक्चर बेस्ड बनाया, तो थोड़ा और इमर्सिव हुआ। फिर टिकटॉक आया, उसने वीडियो बेस्ड बनाया। आज की जो यंगेस्ट जनरेशन है, जो जेन ज़ी वगैरह है, वो गेमिंग में सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग करते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि इसका आइडिया आया मेरा, क्योंकि मैं अपनी नीस के साथ रोब्लॉक्स खेलता था। लेकिन उससे मुझे ये पता चला कि उनके लिए ना एक दूसरे से जूम कॉल, फेस टाइम कॉल या व्हाट्सएप चैट नहीं करते। वो एक गेम में आते हैं, वहाँ पे वीडियो चैट भी कर रहे हैं या वॉइस चैट भी कर रहे हैं, और गेम में कुछ कुछ कर रहे हैं। और गेम में नेसेसरली ये नहीं है कि पबजी की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं, कभी वो भी करते हैं, कभी ये भी करते हैं कि वो एक एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहाँ म्यूज़िक चल रहा है, वो डांस कर रहे हैं, या गाड़ी में बैठ गए और सिटी घूम रहे हैं गेम के अंदर ही, कि आधा घंटा एक म्यूज़िक चल रहा है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सिटी घूम रहे हैं। हम ये रियल लाइफ में भी करते हैं। तो जो हमें ये रियल लाइफ में नॉर्मल लगता था, वो उनको उस दुनिया में नॉर्मल लगता है। तो ये जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, वो ये कह रही है कि रिलेशनशिप तो बन ही रहा है, चाहे वो डिजिटल हो। अगर हम 12 घंटे दिन के स्पेंड करेंगे डिजिटली, तो वहीं बनेंगे ना फिर रिलेशनशिप। डेटिंग के लिए भी तो लोग एक दूसरे से मिल ही रहे हैं ऑनलाइन। शादियाँ भी तो हो ही रही हैं, शादी.com, अनुपम मित्तल जी अभी शार्क टैंक में भी आए, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो हम कर ही रहे हैं ना ये सब डिजिटली। तो ये भी एक नेचुरल प्रोग्रेशन है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपका ईमेल आईडी खाली एक एक टेक्स्ट की जगह आपका एक घर दिखना चाहिए ना, कि अगर मैं ईमेल भेजूं तो क्या एक एवतार डाकिया, मैंने एक बटन प्रेस किया कि वो दिखा नहीं सकता कि हमने आपको ये दी। क्या न्यूज़पेपर, चाहे मैं उसको पढूं, लेकिन क्या वो इफेक्ट नहीं आ सकता कि उसने एक्चुअली मुझे एक न्यूज़पेपर दिया, मैंने खोला, मैं उसको वैसे ही पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा रियल लगेगा। पूरी दुनिया को डिस्क्राइब करने के बाद आप कह रहे हो कि इंडिया शायद इन सब चीज़ों का हब बन सकती है। बिल्कुल 100% बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि डेवलपर भी हमारे पास, कंज्यूमर भी सबसे बड़े हमारे पास, और जो इसके लिए इनिशियली पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो भी है हमारे पास। तो Web3 में घुसने का सबसे इजी और फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी डेवलपर के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या चाह रही है? अगर उन्हें कुछ NFTs या Web3 या क्रिप्टो या मेटावर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, व्हाट इज़ द एक्चुअल फर्स्ट स्टेप? तो फर्स्ट स्टेप तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी बढ़ाइए, इसके बारे में जितनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है लीजिए, चाहे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू लीजिए, न्यूज़लेटर पढ़िए, और लोगों की कंपनीज क्या कर रही हैं, उनका लाइट पेपर पब्लिश होता है कि हमारी क्या विजन है। जैसे हमने जायनवर्स का भी किया, लक्ष्मी NFT का भी किया, त्रिमूर्ति NFT का भी किया, वो जाके पढ़िए। इन कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, उनके डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करिए, ट्विटर देखिए कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अब ये पूरा सोशल मीडिया की वजह से और कम्युनिटी को बिल्ड करने की वजह से सब लोग रीचेबल हैं, टीम्स रीचेबल हैं, फाउंडर्स रीचेबल हैं। उनसे बात करिए कि आप ये क्यों बना रहे हो, समझिए। पहले
जंप करने की जगह, हाँ आई नो जल्दी सब बदल रहा है, लेकिन पहले जब तक समझेंगे नहीं बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बन पाएगा। जब आप वो समझ जाएं तो फिर मेरे ख्याल से, जैसे मैंने बोला स्टार्टअप वाली जो हमने बात की, कि आपको क्या लगता है किस एरिया के बारे में पैशनेट है। वेब3 सब कुछ बदलेगा, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, चाहे वो गेमिंग है, चाहे वो शॉपिंग है, सब बदलेगा। आप किस एरिया के बारे में पैशनेट है। पैशन इसलिए क्योंकि वो जर्नी तब तक नहीं आप कर पाओगे जब तक उसको आप समझ नहीं सकते, उसमें पैशनेट नहीं रहोगे। वो उतार चढ़ाव आप नहीं झेलोगे अनलेस वो पैशन है। वो पैशन ही आपको दिखाता है कि यार करते, हमें तो मेहनत करते जानी है, हमें ये करते जाना है, राइट। जब ये दोनों चीज़ हो जाए तब आप सोचो कि यार हमें इसको कैसे बढ़ाना है, वो लोग कैसे आएंगे, और मेरा अपना क्या स्किल सेट है। जितना मैंने सीखा, आई फील इट्स अ फुल कम्युनिटी गेम। जितने भी मतलब क्रिप्टो की बात कर लो, NFTs की बात कर लो, Web3 में जितनी तगड़ी कम्युनिटी होती है उतनी ज़्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस होते हैं। बिल्कुल कम्युनिटी का ही है पूरा। कभी कभी अच्छा लगता है एज इंजीनियरिंग ग्रेड्स कि वी आर क्रिएटिंग न्यू जॉब्स फॉर इंजीनियर्स ऑफ टुडे। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी कभी लगता था कि यार नहीं, ऐसी जॉब्स नहीं करनी हमें, जो प्लेसमेंट्स के लिए आते थे। करेक्ट। सो आई एम ऑल्सो इन दैट जोन। बट जब मैं आप जैसे इंजीनियर्स से मिलता हूँ जो एक अलग ही पाथ पर चल रहे, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, दिस इज लाइक द राइट वे टू गो। आपने भी बहुत अलग पाथ क्रिएट किए हैं सबके लिए, इसलिए लोग आपको इतना सारा फॉलो भी करते हैं, और आपने बहुत लोगों को बहुत सारे डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई हैं। हाँ, थैंक यू सर। पर आई थिंक अभी ऑनेस्टली मेरा पर्सनल गोल है कि यही कि Web3 में हल्के से पिवट कैसे करें सारे बिजनेसेस को। करेक्ट। जो भी स्टार्ट किया, इंक्लूडिंग बियर बाइसेप्स, इंक्लूडिंग यूट्यूब। आई फील कि जब कोई यूट्यूब कर रहा होता है, टैलेंट मैनेजमेंट कर रहा होता है, वो एक तरह के एको चेम्बर में फंस जाते हैं। बट देर इज़ अपॉर्चुनिटी टू इनकॉर्पोरेट टेक एंड Web3 एंड ऑल दीज प्लेसेस। तो इन इंटरेक्शन से ठीक है, मतलब कंटेंट बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, पर मेनली मैं आपसे सीख रहा हूँ कि आपके पर्सपेक्टिव्स क्या है, आगे की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। गेमिंग इतने बड़े तरीके से अभी आगे बढ़ने वाला है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ सम वेरी कूल स्टफ। आपकी मैसेज क्या है अगले 5 सालों के लिए? सिर्फ नॉलेज गेन करना चाहिए लोगों को? नहीं, एक तो देखिए क्या होता है कि नॉलेज गेन करके एक तो किताबी कीड़ा भी नहीं बनना कि सिर्फ नॉलेज गेन करनी है, उसको यूज़ भी करना है। तो जब लोगों को लगे कि उनको एक एंगल मिल गया है, एक कॉन्फिडेंस कंफर्ट आ गया है, तो उसको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि Web2 की अगर दुनिया में 10 ईयर्स में कुछ हुआ, वो यहाँ पे बहुत कम टाइम में हो जाएगा Web3 में। अगर आपकी कम्युनिटी राइट है, आपकी स्ट्रैटेजी राइट है, तो वो जो बिजनेसेस हैं, कम्युनिटी है, वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो लोगों को एक्शन भी जल्दी लेना पड़ेगा। तो एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होना चाहिए कि बस सिर्फ पता करते गए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि नॉलेज गेन करना एक ज़रूरी चीज़ है, उसके बगैर मत आइए इस एरिया में। ये नहीं कि बस आएंगे हाथ पैर मारना शुरू करेंगे और फिर देख लेंगे कि क्या है। तो एक वो स्टेटमेंट होती है ना, ये हेडलेस चिकन, कि भाग रहे हैं इधर उधर बस कि कुछ नहीं हो रहा, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बैलेंस है, जैसे लाइफ में हर चीज़ है कि नॉलेज भी चाहिए, नॉलेज तो आपको साथ साथ गेन करती रहनी पड़ेगी, लेकिन एक्शन लीजिए। और मैं ये कहूँगा कि ये सवाल तो लोगों को पूछना ही नहीं चाहिए कि क्या Web3 बनेगा। मेरे हिसाब से तो वो हो चुका। दुनिया की सबसे बड़ी Web2 कंपनी ने बोल दिया कि हम इस पे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज देख रही हैं कि हम Web3 को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टर इस पे पैसा लगा रहे हैं। Web2 की VCs की फंडिंग ड्राई हो गई है, Web3 की नहीं हुई है। सारा इंडिकेशन यही है। इन्फोसिस वगैरह कंपनीज कह रही हैं हम अपने मेटावर्स डिवीजन बना रहे हैं। वो खुद का मेटावर्स नहीं बना रहे, वो और कंपनीज को हेल्प करेंगे, जैसे उनका बिजनेस है कि हम आपकी हेल्प करते हैं आपके बिजनेस में। तो हर इंडिकेशन, हर डेटा, हर पैटर्न ये आपको बता रहा है कि ये दुनिया और ये फ्यूचर ऑलरेडी है। तो इसलिए हमें ये सवाल अपने करियर के लिए, इंडिया के लिए ये नहीं पूछने चाहिए कि क्या ये होगा, वो तो हो चुका, दैट ट्रेन हैज़ लेफ्ट, कि ये तो हो रहा है, हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे वही एक क्वेश्चन है। तो आई थिंक जितनी जल्दी लोग पहले इसको कन्विंस कर लें कि यही एक एरिया है जिसमें हमें ग्रोथ चाहिए। बाय द वे इसका ये मतलब नहीं है कि सीधे ही ऊपर जाएगा। हाँ, जैसे Web1 में हुआ कि क्या पहले ज़्यादा ऊपर गया फिर नीचे गया, जैसे हमने भी बात की कि थोड़ा सा मोमेंटम स्टेबलाइज हो गया, जो पहले ग्रोथ दिख रही थी थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आई है, ये वापस भी पिकअप करेगी। हो सकता है क्या पहले डिप करे, मैं नहीं कह सकता, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगले 10 साल में 7-8 साल में ये होना ही है। तो चाहे डिप करके बढ़े, चाहे सीधे बढ़े, फिर डिप करे फिर बढ़े, फ़र्क नहीं पड़ता। 7-8 साल का आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेंगे, ये आज से
100,000 गुना बड़ा बनेगा ही। सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस, सारे डिजिटल इंटरैक्शन, सारा डिजिटल इम्प्रिंट, सारा डिजिटल डेटा Web3 के ऊपर आएगा ही। अगर ये आएगा तो आपका चाहे करियर हो, चाहे आप एज अ बिजनेस हो, चाहे रेस्टोरेंट भी हो, आप आज इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा करते ही होगे, चाहे आप रेस्टोरेंट हो, फूड ब्लॉगर हो, चाहे आप यूट्यूब यूज़ करते हो, जैसे आप कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो कि Web3 में हमें कैसे सोचना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेटावर्स बनाना है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस भी हो, इस चैनल को यूज़ करके आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो, या आपको जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए। आई फील कि स्टेप 2 इज वर्किंग विद Web3 मेंटर्स। तो Right. अगर पता नहीं है एग्जैक्टली कि स्टेप्स क्या लेने चाहिए, स्टेप 1 जितना हो सके सीखो, स्टेप 2 अंशुल रुस्तगी जैसे लोगों के साथ काम करो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे भी आया एज ऑलवेज। ऑनेस्टली ऑनेस्ट ओपिनियन इज दैट आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो समटाइम्स आई हैव टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट 2-3 टाइम्स टू रियली रीअब्जॉर्ब एवरीथिंग। क्योंकि पहली बार जब सुन रहा होता हूँ, इट्स लाइक अ ट्रक हिटिंग यू। वेरी पॉजिटिव, आई वेलकम दैट इन माई लाइफ। right. तो थैंक यू फॉर द फर्स्ट Thank हिट you. ऑफ द ट्रक। और मैं इसी कॉन्वर्सेशन को और 2-3 बार सुनूंगा, और मैं लिसनर्स को भी यही कहूँगा कि अगर सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब करना है तो 2-3 बार ऐसे कॉन्वर्सेशंस को सुनिए, क्योंकि ऐसे कॉन्वर्सेशन का इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके करियर पर होता है। बिल्कुल। एंड आई थिंक मैं हमेशा की तरह ये बोलूँगा, ये Web3 फ्यूचर है ही, तो जितनी जल्दी लोग अपना उस तरह डायरेक्शन में मूव करें उतना बेटर। एंड थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। थैंक यू सर। थैंक यू। लवली। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको अंशुल भाई और ज़ायोन वर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो प्लीज़ नीचे के लिंक्स चेकआउट कीजिए। उनके नए प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च हो रहे हैं। पर मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमें ये बताएं कि आपको मेटावर्स, NFTs के बारे में और ज़्यादा क्या जानना है। कुछ ऐसे सवाल थे जो मैंने उन्हें नहीं पूछे, टेल मी, क्योंकि अंशुल रुस्तगी TRS हिंदी के ऑल स्टार है और इस पॉडकास्ट पर लौटते रहेंगे। इस पॉडकास्ट बनाते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। देखो, टेक ऐसी दुनिया होती है जो बहुत रैपिडली इवॉल्व करती जाती है, एंड आई फील कि ऐसे कॉन्वर्सेशंस की ज़रूरत सिर्फ मुझे नहीं है पर पूरे भारत को है। तो जितना हो सके इस पॉडकास्ट को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, स्पेशली अगर आप इंजीनियर हो, और स्पेशली अगर आपको लाइफ में अपने दोस्तों के साथ मिल के बहुत सारे पैसे बनाने हैं। दिस इज अंशुल रुस्तगी ऑन द रणवीर शो हिंदी।